प्रिय छात्राओं, आज हम देखेंगे कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची थर्ड के भाग सेकंड के अनुसार लाभ हानि विवरण किस प्रकार से बनाया जाता है। इसका प्रारूप मैंने नीचे बताया है। ये देखिए, इसका एक प्रारूप है जिसके अंदर सबसे पहले हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिखाना है और इसमें करंट ईयर के आंकड़े देने हैं, साथ ही पिछले वर्ष के भी आंकड़े देने हैं। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सब टर्म आपको पता है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या आशय है। इसके अलावा अन्य आय दिखानी है। इन दोनों का टोटल है कुल राजस्व या टोटल रिवेन्यू। अब इसके बाद हम सारे एक्सपेंसेस दिखाएंगे। जिस हेडिंग में ये एक्सपेंसेस बताए गए हैं उसी हिसाब से आपको एक्सपेंसेस बताने हैं और इसी क्रम में बताने हैं। व्यय में सबसे पहले बता रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आप दिखाएंगे। उसके बाद परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसके अलावा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पे वर्ड है चेंज इन, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में फिनिश्ड गुड्स में के स्टॉक में कोई चेंज है तो वो इसको दिखाना है। मैंने एक नीचे क्वेश्चन बताया है, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इसको किस प्रकार से दिखाना है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं तो वो दिखा देंगे। फाइनेंस कॉस्ट, इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस दिखाएंगे और इन सबके अलावा कोई खर्चा है तो वो अदर एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ऊपर हमने निकाली थी टोटल रिवेन्यू और ये है टोटल एक्सपेंसेस। अब ये इसको हम माइनस करते हैं थर्ड में से फोर्थ, तो आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। यानी एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे अभी हमने नहीं दिखाए हैं और आय भी नहीं दिखाई हैं, तो वो हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले है एक्सेप्शनल आइटम्स, जिसमें एक है ये एक्सेप्शनल आइटम्स, अगर है तो वो उसको हम दिखा देंगे। देन प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस, जिसमें पाँचवें में से छठा हम माइनस करेंगे। पाँचवा ऊपर है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, इसमें से हम एक्सेप्शनल आइटम्स माइनस करेंगे तो ये आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। ये सब आपको क्लियर क्वेश्चन में दिया होगा, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दिया होगा, इसको माइनस करने के पश्चात आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से फिर हम टैक्स माइनस करेंगे। एक तो करंट टैक्स है और जो डेफर्ड टैक्स है, उन दोनों को माइनस करेंगे। तो इनको माइनस करने के पश्चात या तो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो ये आ जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हमें दिया होगा रोक लिए गए प्रॉफिट एंड और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू किया गया है पिछली अवधि में, उसका कोई प्रॉफिट और लॉस है तो वो हम दिखा देंगे। इसके अलावा टैक्स एक्सपेंसेस कोई है उस पर, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे और इसमें से माइनस करने के पश्चात ये आ जाएगा रोक लिए गए प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। यानी 12वें में से 13, यानी ये 12th में से 13 आपको माइनस करना है। और इस प्रकार से इन दोनों का टोटल आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ये हमने जो ऊपर निकाला है प्रॉफिट और लॉस, ये वाले 11th पॉइंट में, और ये हमने 14th पॉइंट में निकाला है जो प्रॉफिट डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का और एक करंट जो ऑपरेशंस है उसका निकाला है। तो उसका हमने प्रॉफिट निकाला है 11th में, और जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है उसका प्रॉफिट निकाला है हमने 15 में। तो इन दोनों को हम 14 में इन दोनों का टोटल लगा लेंगे तो ये 15 में हमें दोनों का प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात इसमें हम इक्विटी शेयर निकालें, अर्निंग पर इक्विटी शेयर निकालेंगे। अर्निंग पर
इक्विटी शेयर्स यहाँ पे निकालेंगे, जिसके अंदर बेसिक और डाइल्यूटेड ये दोनों हम यहाँ पे निकालेंगे, ये सबसे लास्ट में 16 पॉइंट में। अब मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया है आपको, ये देखिए, इसमें हमें कहा गया है नीचे कि आपको लाभ हानि खाते का विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के अनुसार पर तैयार करना है। जब ऐसा दिया होगा तभी हमें इस फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिखाना है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10,40,000। इस 10,40,000 में से अगर सेल्स रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 40,000, तो 10,40,000 में से हमने 40,000 घटा दिया है, तो इस प्रकार से 10 लाख ये दिखाया है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस रिटर्न 10 लाख। अब सेकंड हमें दिखाना होता है, ऊपर देखा था हमने अदर इनकम्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद अदर इनकम। अदर इनकम में क्या है देखिए, ये डिविडेंड रिसीव दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव 50,000, ये हमने 50,000 दिखा दिया। तो इस प्रकार से 10,50,000 ये हमारी टोटल रिवेन्यू है, फर्स्ट प्लस सेकंड। अब इसके बाद एक्सपेंसेस दिखाते हैं, उसमें हमने देखा था परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स यहाँ पे देखिए 4 लाख का दिखाया हुआ है परचेज ऑफ गुड्स, वो हमने 4 लाख यहाँ पे दिखा दिए हैं, 4 लाख, ये 4 लाख परचेज ऑफ गुड्स। इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज, मैंने आपको बताया था कि हम नीचे देखेंगे क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेंट्रीज को किस प्रकार से दिखाना है। तो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,50,000। तो देखिए कि 50,000 हम दिखाते हैं, वैसे जनरल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री को हम डेबिट साइड दिखाते हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ज़्यादा है तो उससे क्या प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, यानी रिवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो यहाँ जो डिफरेंस है 50,000 का, इसको हम 50,000 ब्रैकेट में दिखाएंगे। इसका क्या मतलब है कि इसको माइनस नहीं करना है। तो ये 50,000 इस प्रकार से हम, ये देखिए ऊपर क्वेश्चन में दिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री ये दिया 1 लाख और यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 1,50,000। इस प्रकार से हमने ये लिख दिया है। इसके अलावा एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस दिखाने हैं, जिसमें सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ होगा 20,000 और ये डेप्रिशिएशन एंड हमें निकालना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सब आइटम्स या सब फिगर दिए हुए हैं, बस उसको हमें फिल करना है। डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट, इसलिए मैं इसमें से डायरेक्ट बता रही हूँ 15,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 दिया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये आप ध्यान में रखेंगे कि फाइनेंस कॉस्ट दिखाना है, डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस दिखाना है, अदर एक्सपेंसेस दिखाना है। इस प्रकार से आपने देखा था कि 5 टोटल एक्सपेंसेस निकालना है 5,70,000। इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,80,000। 4,80,000। अब इसमें से प्रोविज़न फॉर टैक्स हम माइनस करेंगे 80,000 दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, देखिए ये 80,000 का फिगर है, ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, तो ये हमने माइनस कर दिया है, तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख। तो इस प्रकार से जब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि इस अनुसूची के अनुसार कंपनी अधिनियम की 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार के भाग 2 के अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, तो इस प्रकार से आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। आप इसमें एक पिछले वर्ष का भी एक कॉलम बना के छोड़ दीजिएगा, इसमें नहीं बनाया है इसने, क्योंकि अभी हमने ऊपर परफॉर्म में भी देखा था कि पिछले वर्ष का आंकड़े भी दिखाने होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन है, केवल परफॉर्म में भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार से शेड्यूल 6 के अंदर आपको बैलेंस शीट बनानी है या प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, अकाउंट बनाना है। इस प्रकार से ये आप थोड़ा परफॉर्मा याद करेंगे और फिल करेंगे डेटास को। अब ये मैंने ऊपर बताया है कि हम देख रहे थे कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इसमें हमने एक बैलेंस शीट देख ली फर्स्ट, सेकंड हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा। अब ये थर्ड है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आप पढ़ चुके हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है कि ये एक निश्चित समय के अंदर व्यवसाय में जो
कार्यशील पूंजी प्रयुक्त होती है उसमें परिवर्तनों को दर्शाता है कि एक निश्चित अवधि में वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया है, ये हम इसके माध्यम से देखते हैं। इसके अंदर हम क्या किस प्रकार से बनते हैं, इसमें हम सोर्सेज दिखाते हैं और इसको यूजेस दिखाते हैं कि कार्यशील पूंजी के कौन कौन से स्रोत हैं, सोर्सेज हैं और इसका किस किस में यूज़ किया गया है, ये हम इस स्टेटमेंट बताते हैं। अब कार्यशील पूंजी कोषों की प्राप्ति किस किस से होती है, ये हमें पता है कि व्यवसाय संचालन के लाभ, अंश पूंजी में वृद्धि या दीर्घकालीन ऋण, हमने कोई चेंज आया है तो वो हम दिखाते हैं। इसके अलावा स्थायी संपत्तियों में विनियोगों का विक्रय से भी हमें सोर्सेज प्राप्त होते हैं और कोई गैर व्यापारिक प्राप्तियां हैं तो उससे भी सोर्सेज में या वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होती है। ये तो हो गए सोर्सेज। अब इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये यूजेस में क्या है कि जैसे व्यवसाय संचालन में हानि है या स्थायी संपत्तियां या दीर्घकालीन विनियोगों का क्रय किया गया है या स्थायी दायित्वों का भुगतान किया गया है या अंश पूंजी का शोधन किया गया है या लाभांश का भुगतान किया गया है या गैर कोई व्यापारिक खर्चा आ गया है तो उसकी या हानियों की पूर्ति करते हैं, तो ये हमारे यूजेस होते हैं। तो इस प्रकार से हम सोर्सेज और यूजेस दिखाएंगे और उसका डिफरेंस आपको मालूम है कि हम किस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण। कोष प्रवाह विवरण में तो वर्किंग कैपिटल का हम देखते हैं सोर्सेज और यूजेस। इसमें हम देखते हैं कि कैश का नगद किन किन स्रोतों से प्राप्त हुआ है और उसका क्या क्या उपयोग किए गए हैं। ये क्योंकि हम जानते हैं कि चालू संपत्तियों में सबसे तरल संपत्ति होती है नगद, कैश। तो प्रबंधकों को या मैनेजर्स को इस बात की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक होता है कि किन किन स्रोतों से नगद की प्राप्ति हुई है और किन किन स्रोतों पर व्यवसाय में इसका प्रयोग किया गया है, कैश का प्रयोग किया गया है। तो ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है जो कि एक निश्चित समय अंतराल पे बनाया जाता है। इसे हम डेली बना सकते हैं, ये वीकली या मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली कैसे भी बनाया जा सकता है। यह विवरण क्या बताता है, यह विवरण दो अवधियों के मध्य व्यवसाय के नगद शेष में हुए परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करता है। तो ये एक चैप्टर हम बाद में देखेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये नेक्स्ट है मूल्य संवर्धन विवरण या वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक निश्चित सीमा के पश्चात व्यवसाय के कच्चे माल के मूल्य में उपयोगिता वृद्धि को मूल्य संवर्धन कहते हैं, वैल्यू एडेड कहते हैं। अब अकाउंटिंग टर्म में इसका क्या मतलब है कि लेखांकन विचारधारा के अनुसार मूल्य संवर्धन से तात्पर्य विक्रय मूल्य एवं सेवाओं से प्राप्त राशियों के योग में से बाह्य साधनों से क्रय किए गए माल व सेवाओं की लागत घटाने से प्राप्त राशि से है। मतलब जितना आपको मिला है, विक्रय मूल्य से मिला है, उसमें से आप कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो वो जो डिफरेंस होता है वो है वैल्यू एडेड। वर्तमान समय में निम्न प्रकार से मूल्य संवर्धन विवरण तैयार किए जाते हैं, जिसमें एक तो है अकाउंटिंग वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में लेखांकन मूल्य संवर्धन विवरण कहते हैं। दूसरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और ये मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ये भी पूरा एक चैप्टर है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये सब के एक चैप्टर है जिसको कि बाद में समझाया जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक चिट्ठा या सोशल बैलेंस शीट। सोशल बैलेंस शीट में हम किस प्रकार से बनाते हैं, सोशल बैलेंस शीट हम उसी प्रकार से बनाते हैं जैसे कि बैलेंस शीट हमें बनानी होती है। इसमें हम डेबिट साइड लिखते हैं सोशल लायबिलिटीज़ और क्रेडिट साइड लिखते हैं सोशल एसेट्स लिखते हैं और इधर डेबिट साइड लिखते हैं सोशल लायबिलिटीज़। इसमें क्या दिखाया जाता है, सामाजिक चिट्ठे के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठे की मदों के अतिरिक्त सामाजिक संपत्तियों एवं सामाजिक दायित्वों को दर्शाया जाता है। अब सामाजिक संपत्तियां कौन कौन सी हैं, अब सोशल इन्वेस्टमेंट क्या है, एक तो बिल्डिंग्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, बसेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सोशल एसेट्स में आते हैं। और सोशल लायबिलिटीज़ में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी और सोशल इक्विटी। ये हम एक बैलेंस शीट का प्रारूप दे रखा है सोशल बैलेंस शीट का, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन होगा नहीं, अगर होगा तो इसको बाद में मैं समझाऊंगी। लास्ट है
सामाजिक आय विवरण, सोशल इनकम स्टेटमेंट, ये एक बहुत ही रिसेंट टर्म है और इसका ये हर एक बिज़नेस को एक सोशल कॉस्ट होती है। सोशल कॉस्ट में क्या एक तो एक बिज़नेस समाज को अपने बिज़नेस से कुछ फ़ायदे देता है और कुछ नुकसान देता है, तो वो हमें ये देखना है कि फ़ायदे और नुकसान में क्या डिफरेंस है। अब फ़ायदों में क्या क्या देता है समाज को कि उस बिज़नेस की वजह से समाज को क्या मिलता है, रोज़गार मिलता है, अच्छी किस्म के उत्पाद मिलते हैं, कर मिलता है, विकास व अनुसंधान एवं विभिन्न सामाजिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। जबकि नुकसान क्या क्या होता है, प्रदूषण होता है, प्राकृतिक साधनों का यूज़ होता है और मानव संसाधनों के उपयोग की लागतें समाज द्वारा संस्था के लिए वहन की जाती है। तो सामाजिक आय विवरण व्यवसाय की उपस्थिति के कारण समाज को होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट से लेकर ये सामाजिक आय विवरण, ये मैंने आपको समझाया। इस प्रकार से ये फाइनेंशियल एनालिसिस ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होंगे तो अच्छे वो आपको समझाऊंगी। इसके बाद हम फिर आगे नया चैप्टर देखेंगे, रेशियो एनालिसिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।